हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 2 जो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो जल्दी जल्दी इसे रीड करेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल से व्यापार शुरू, ईस्ट इंडिया कंपनी का EIC, बंगाल से व्यापार कैसे शुरू होता है इसके बारे में जानेंगे। व्यापार से युद्ध तक, जिसमें पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बात करेंगे। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर बोला जाता है और आंग्ल मराठा युद्ध को भी देखेंगे। उसके बाद कंपनी नवाब बनी, दीवानी रेवेन्यू, सर्वोच्चता का दावा जिसमें विलय नीति, नए शासन की स्थापना का जिक्र है। उसके बाद विस्तार दिखेंगे EIC का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ देखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार जो अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लिए थे, जिनसे दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र नहीं रहा। यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में नई ताकत उभरने लगी थी। आगे देखेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। 1600 में EIC ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, जिसे इजाज़तनामा बोला जाता है, चार्टर लिया। इस चार्टर में क्या क्या स्वतंत्रताएं मिली इसके बारे में देखेंगे। कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिला। इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। सस्ती कीमत पर चीज़ों को खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकती थी। ये सारी चीज़ें चार्टर के तहत मिली थी। बात करें अगर भारत में सबसे पहले व्यापारियों के आगमन के क्रम के बारे में, तो जिसमें PDEF याद रखेंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी। अब बात करेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की क्या समस्याएं थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े व रेशम की अत्यधिक मांग, काली मिर्च और लौंग, इलायची, दालचीनी की मांग। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। इनकी बढ़ती मांग से प्रतिस्पर्धा हुई और यूरोपीय कंपनी का मुनाफा गिरने लगा। अब देखेंगे EIC का बंगाल में व्यापार शुरू। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 हुगली नदी के किनारे ये स्थापित हुई। फैक्टर बोला जाता था व्यापारी को, अंग्रेज व्यापारी को फैक्टर बोला जाता था। फैक्ट्री में वेयर हाउस, जिसमें निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। कंपनी ने मुगलों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। वो 3 गांव थे कालीकट, सुल्तानाती और गोविंदपुर। कालीकट को जो आज कलकत्ता या कोलकाता नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार, युद्ध, प्रतिस्पर्धा और किला, इन सारी चीज़ों का निर्माण किया। अब बात करेंगे बंगाल के नवाब का सही क्रम। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास NCERT का बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस बुक की PDF मिल जाएंगी। वहाँ से आप जाके इस बुक को पढ़ सकते हैं। देन आप ये वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं या खुद से भी अपना नोट्स बना सकते हैं। अब बात करेंगे बंगाल के नवाब का सही क्रम, जिसमें मुर्शिद कुली खान, जिसके बाद अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, फिर मीर कासिम। व्यापार से युद्ध। 18वीं सदी, कंपनी व बंगाल के नवाबों में टकराव। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों में टकराव। शासकों ने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। कंपनी से नजराने मांगे, सिक्के ढालना और किलेबंदी, इन सब पे रोक लगा दिया शासकों ने। कंपनी जो उनसे नजराने लेती थी और जो सिक्के ढालती थी और किलेबंदी जो करती थी फैक्ट्रियों की, उन सब पे रोक लगा दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप। बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम हो गई। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी का कहना था स्थानीय अधिकारी बेतुकी मांग से व्यापार तबाह कर रहे हैं। इन टकराव का परिणाम हुआ पलासी का युद्ध, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। पलासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसके कारण थे कंपनी राज्य के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप न करें, राजस्व चुकाएं, 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने
कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया, कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर गोदाम पर ताला लगा दिया था और अंग्रेज़ों के हथियार भी छीन लिए गए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई थी, जिनमें से यह बात जब मद्रास के अफसर रॉबर्ट क्लाइव को पता लगी तो कलकत्ता में सेनाओं को रवाना किया, जिसके परिणाम स्वरूप मिर्ज़ा-उद-दौला हार गया और इसका मुख्य कारण था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। अंग्रेज़ों के साथ यह मिल गया और अंग्रेज़ों ने इसे दिलासा दिलाया कि तुमको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे। प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेज़ों की पहली बड़ी जीत थी। यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे। प्लासी का नाम पलासी था क्योंकि यहाँ पलास के लाल फूल पाए जाते थे, जिससे गुलाल बनाया जाता है। इसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इसलिए अंग्रेज़ों ने पलासी को प्लासी किया। अब देखेंगे बक्सर का युद्ध 1764। यह मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध यह मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच हुआ। पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला की मौत और मीर जाफ़र नवाब बना था। ये बात हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। मीर जाफ़र इसने कंपनी का विरोध किया तो मीर कासिम नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र ने जब कंपनी का विरोध किया तो मीर कासिम को नवाब बनाया गया और मीर कासिम इसने विरोध किया तो बक्सर के युद्ध में हराकर दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने विरोध किया तो इसे बक्सर के युद्ध में हराकर फिर से दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने नवाबों पर अपनी कुछ शर्तें रखी, जो थी हर महीने 5 लाख कंपनी को देना है, सैनिक खर्च देना है और व्यापारिक छूट। इन शर्तों पर जब मीर जाफ़र भी खरा नहीं उतरा तो अंग्रेज़ खुद शासन पर उतर आए और कंपनी का मूल उद्देश्य था व्यापार फैलाना और कठपुतली शासन। कंपनी के अफसर नवाब। बंगाल के असली नवाब को वाद किया गया कि कंपनी के अफसरों को तोहफे, ज़मीन, पैसे दें। रॉबर्ट क्लाइव, जो 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया, जो उस समय 18 साल का था, रॉबर्ट क्लाइव, इसने भारत में बेहिसाब दौलत जमा की। 1767 तक यह 2 बार गवर्नर बना, जिसके दौरान इसकी दौलत इतनी पाउंड थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के अंदर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का कार्य सौंपा गया। यानी दूसरी बार जब ये गवर्नर बना तो इसे कंपनी के अंदर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। अब देखते हैं रेजिडेंट। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। रेजिडेंट कंपनी के हितों की रक्षा करते थे। ये कंपनी के राजनीतिज्ञ होते थे। इसके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में दखल देने लगे, जैसे राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा इत्यादि। इसके बाद सहायक संधियां बनने लगी। कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोपी, जिससे स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार खत्म हो गया। कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलने लगा। सहायक सेना के रखरखाव के लिए रियासतें कंपनी को पैसा देती थी। यदि भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो उनका इलाका कंपनी कब्जे में ले लेती थी। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे रिचर्ड वेलेस्ली का, जो गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक। अवध के नवाब सआदत अली खान, उस टाइम अवध के नवाब थे सआदत अली खान, को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा और हैदराबाद के भी कई इलाके छीने गए थे इन्हीं सहायक संधियों के द्वारा। अब बात करेंगे शेर मैसूर यानी टीपू सुल्तान के बारे में, जिनका शासन 1782 से 1799 तक था। इनके पिता थे हैदर अली, 1761 से 82 तक। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। 1785 में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिए थे टीपू सुल्तान। इनका फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध था, जिससे इन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान के शेर मैसूर उपाधि के पीछे एक कहानी है।
कहा जाता है कि एक बार वे अपनी फ्रांसीसी दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनके बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। आप लोग एक बार चैप्टर देख लें, उसके बाद ही नोट्स बनाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ऐड कर रही हूँ। टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थीं। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ लेके चले गए। अब देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज और इनके बीच जो युद्ध हुआ उसे बोला जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 4 बार हुआ। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84 और तीसरा 1790 से 92, जिसमें अंग्रेज हार गए थे, और चौथा हुआ था 1799, जो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग, जिसमें कंपनी सफल रही थी। मैसूर का राज्यकाज पुराने वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया। अब बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, जो 3 बार हुआ है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुई अंग्रेज और मराठों के बीच, जिसे सलवाई की संधि से समाप्त किया गया। इसमें कोई भी पक्ष नहीं जीता था। दूसरा हुआ था 1803 से 1805 में। उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए इस युद्ध के दौरान। तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से 19। मराठा सत्ता समाप्त। पेशवा को पुणे से हटाकर बिठूर कानपुर में पेंशन पर भेज दिया गया। और मराठों में 2 इम्पोर्टेंट नाम आता है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा व राजनीतिज्ञ थे ये। अब देखेंगे सर्वोच्चता की नीति, जो लॉर्ड हैंगिस्टन 1813 से 23 तक उस समय गवर्नर जनरल थे। कंपनी का दावा, उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। कंपनी मानती थी कि हमारी ही सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर हमारी कंपनी है। विलय नीति या हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया, जो 1848 से 1856 तक इसका पीरियड रहा। इसकी शर्तें थी कि अगर शासक का पुत्र नहीं है तो रियासत हड़प ली जाएगी। विलय नीति या हड़प नीति के तहत शासक का अगर पुत्र नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। इस सिद्धांत पर रियासतें जो हड़पी गई थी सबसे पहले वो थी सतारा, जो 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853, झांसी 1854 और अवध को 1856 में इस विलय नीति के तहत हड़प लिया गया। अब देखेंगे नए शासन की स्थापना, वारेन हेस्टिंग्स 1753 से 1785। प्रशासकीय सुधार, इसने प्रशासकीय सुधार किया जिसमें न्याय व्यवस्था 1772 में इसने न्याय व्यवस्था को लागू किया, जो हर जिले में 2 अदालतें होंगी। पहली थी फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत कलेक्टर की निगरानी में काजी व मुफ्ती के अंतर्गत आती थी। काजी एक न्यायाधीश होता था और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का न्यायविद। दीवानी अदालत की बात करें तो इसके मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी या हिंदू पंडित के अंतर्गत आता था। यह 1785 में इंग्लैंड लौट गया। एडमंड बर्क ने महाभियोग लगाया। इस पे एडमंड बर्क ने महाभियोग लगाया था, बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप। अब देखेंगे प्रशासकीय इकाइयाँ, जो अंग्रेजों की प्रशासकीय इकाइयाँ थी, जिसे प्रेसिडेंसी बोला जाता था। अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई में 3 जगह थी। अब बात करते हैं हिंदू कानूनों का संकलन। 1775 में 11 पंडितों द्वारा तैयार, यह 1775 में 11 पंडितों द्वारा तैयार किया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद NB हॉलहेड ने किया। हिंदी कानूनों का संकलन, जिसका अंग्रेजी अनुवाद NB हॉलहेड ने किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की संहिता भी तैयार कर ली गई।
हिंदू कानूनों का संकलन और मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार करने का मकसद था। यूरोपीय न्यायाधीश जो थे इस आधार पर अपने फैसले ले सकें। आगे बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना हुई। ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान व मिस्र में भी लड़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य केवल भारत में ही नहीं, बर्मा, अफगानिस्तान व मिस्र में भी लड़ रहा था। वहाँ के सिपाही मैचलॉक व मस्केट से लैस होते थे। मैचलॉक का अर्थ होता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, और मस्केट शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। भाप इंजन जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में हो चुकी थी। समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। भाप वाले जहाज़ों ने यह यात्रा हफ्तों में कर ली। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। अब बात करेंगे निष्कर्ष EIC का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। व्यापारिक, भौगोलिक, राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। इसने भारत में व्यापारिक, भौगोलिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। अब अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो इसमें वक्त लगा। मैं एक बार शुरू से आपको नोट्स दिखा देती हूँ, आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर NCERT बुक्स की PDF में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं।